हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन विंग्स फिल्म के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। आई नो वीडियो काफी ज्यादा लेट है, जिसके लिए सो सॉरी, लेकिन मुझे लगता है अब ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है इस फिल्म के दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने के। साथ ही साथ अगर आप पूरी फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वो वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको फिल्म की पूरी स्टोरी के काफी क्विक रिकैप के अलावा कई सारी ऐसी डिटेल्स दी है, यानी कि रेफरेंस और ईस्टर एग जो एमसीयू के यूनिवर्स से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। हाँ, उसमें कॉमिक बुक के भी रेफरेंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें मिलाकर जो भी डिटेल्स निकल कर आई है उस बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए उस वीडियो को भी बिल्कुल मस्ट वॉच देखिएगा, जिसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, बाकी वीडियो के एंड में भी मैं उस वीडियो को चिपकाकर आपको पूरी तरीके से उस वीडियो को देखने के लिए मजबूर ही करूंगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा की है मैंने उस वीडियो पर। बाकी अब बात करें इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो उसके लिए मेजर स्पॉइलर वार्निंग और अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के एंडिंग क्रेडिट सीन की, जिसकी डिटेल हमारे सामने इसलिए रिवील की गई है ताकि हम ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ले कि शैंग-ची की बहन गैंग ली उस जगह को चलाती है अपने पिता के मरने के बाद, जिसे अब वो अपने हिसाब से ठीक वैसे ही चलाएगी जैसा कंट्रोल उसने मकाओ में अपने फाइट क्लब में रखा हुआ था। और यहाँ पर सैटेलाइट को लगाने का मतलब यही है कि यहाँ से किसी न किसी तरीके के टेलीकास्ट किए जाएंगे, जिसमें गैंग ली का कैरेक्टर हमें कभी नेगेटिव शेड्स तो कभी अच्छे साइड में दिखाया जाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से नेगेटिव रहे इसकी भी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही ये कंफर्मेशन उसके ज्यादा अच्छे साइड में होने की है, क्योंकि ताकत मिलने के बाद सभी पूरी तरीके से करप्ट हो जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल हमें इस फिल्म में तो मिल चुका ही है। साथ ही साथ इस फिल्म के उस एंड सीन में भी, जिस सीन में शैंग-ची अपनी फ्रेंड के पूछने के बाद यही बताता है कि उसकी बहन अपने पिता के किए गए सभी कामों को बंद करने के लिए गई है, लेकिन फिल्म के एंडिंग क्रेडिट सीन में वो अपना पूरा नया सेटअप वहाँ पर बनाकर बैठ जाती है अपने ही पिता की पूरी आर्मी को लेकर, जिन्हें ली पीस क्लोजर करेगा, जो कि क्लियरली एमसीयू के आने वाले फ्यूचर का हमें हिंट देती है, जो आगे चलकर सीधे थंडरबोल्ट के पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाला है। और इसकी शुरुआत एमसीयू के यूनिवर्स में तो की जा ही रही है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर नहीं बल्कि डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि एमसीयू के यूनिवर्स में जो बड़ा खतरा है उसका हिंट हमें लोकी की सीरीज से दे दिया गया है, यानी कि कैंग द कॉन्करर। और उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिसे अगेन मैंने फिल्म के एक्सप्लेन वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। डार्क डायमेंशन से कौन कौन से क्रिएचर्स और कितने खतरनाक कैरेक्टर आ सकते हैं, और उनका कनेक्शन एमसीयू में आगे चलकर बाकी दूसरे किन और चीजों से हो सकता है। इसलिए फिर मैं आपसे कहूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको काफी मेजर डिटेल्स पता चले एमसीयू की गई सीक्रेट प्लानिंग की, क्योंकि फिल्म का ये एंडिंग क्रेडिट सीन हमें इतने ज्यादा बड़े हिंट तो नहीं देता, सिवाय डिज्नी प्लस पर आ रही सारी की सारी सीरीज की कनेक्शन के अलावा, जो कनेक्शन मुझे लगता है कि सीरीज के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा रहा है। और ज़ैंग ली के यहाँ पर बैठने से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि रेड रूम की शुरुआत भले ही ब्लैक विडो फिल्म में बहुत ही बुरी तरीके से दिखाकर की गई हो, और हाँ खत्म भी, लेकिन इस फिल्म से वो टीज बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जा रहा है कि अब रेड रूम किसके कंट्रोल में और कैसे चलेगा। और हो सकता है कि यहीं पर ब्लैक विडोज भी रह रही हो, क्योंकि इससे अच्छी जगह उनके छुपने के लिए और कोई हो ही नहीं सकती, जहाँ पर हो सकता है कि वेल की नजर भी गई होगी, जिस कैरेक्टर को हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज और ब्लैक विडो की फिल्म में देखा है, और उसका कनेक्शन पहले ही येलेना से हो चुका है, जिसके साथ मिलकर उसने कई सारे काम कर लिए हैं। ऐसे में येलेना का कैरेक्टर तो हमें हॉकाई की सीरीज में देखने मिलेगा ही, लेकिन इन सब के बीच वेल ने किस तरीके की प्रिपरेशन कर रखी है अगेन थंडरबोल्ट की यूनिवर्स को बनाने में, उसका भी टीज बहुत ही अच्छी तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स में दिया जा रहा है, जिसमें अब शेरॉन कार्टर भी शामिल हो गई है, और हाँ यूएस एजेंट भी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ज़ैलिंग का कैरेक्टर भी उसमें शामिल हो जाएगा, तो चीजें काफी अच्छी रहेगी। बाकी एमसीयू की सीरीज की बात करें तो कुछ आने वाली सीरीज का कनेक्शन इसी यूनिवर्स से होता हुआ नजर आ रहा है, खास करके आर्मर वॉर्स, शी हल्क, सीक्रेट इन्वेंशन और आयरन हार्ट जैसी सीरीज से। बाकी बात रही फिर से हॉकाई की सीरीज की, तो हॉकाई की सीरीज में हमें केट बिशप के कैरेक्टर को बनते हुए दिखाया जाएगा, यानी कि उसकी ओरिजिन। बाद में उस यूनिवर्स को डेयरडेविल के यूनिवर्स से कनेक्ट किया जा रहा है रूमर के अकॉर्डिंग, जो आगे चलकर हो सकता है कि एमसीयू की बाकी दूसरी सीरीज के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर खत्म होती है मेरी डिटेल इस एंडिंग क्रेडिट सीन को लेकर। अब आते हैं मिड या फिर कह लो पोस्ट क्रेडिट सीन पर, जो एमसीयू के यूनिवर्स के फ्यूचर का हिंट देता है, यानी कि फिल्मों के फ्यूचर का यूनिवर्स जो फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी से रिलेटेड हमें वहाँ पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाया गया है वो है ब्रूस बैनर का कैरेक्टर, जो अब प्रोफेसर हल्क नहीं बल्कि प्रोफेसर बैनर बन चुका है। और उनके हाथ को भी देखकर ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रही है कि ब्रूस बैनर का हाथ भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर हल्क को ब्रूस बैनर क्यों बना दिया गया, जबकि ब्रूस बैनर ने ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से कही थी थॉर द रैग्नारॉक फिल्म में कि अगर वो एक बार फिर से हल्क बन गया तो फिर उसके वापस आने के चांसेस, यानी कि ब्रूस बैनर बनने के चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और वो चीज हमने एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से एवेंजर्स एंड गेम फिल्म में देख ली है, जिसके 5 साल के इवेंट के बाद ब्रूस बैनर ने हल्क से सौदा कर लिया, जिन सौदे के चलते दोनों अब एक ही बॉडी में रहते हैं, एक दूसरे को समझते हुए। ऐसे में हमारे सामने प्रोफेसर हल्क को प्रेजेंट कर दिया गया, जिसकी और भी कई सारी थियरीज है, लेकिन अगर उनमें से हटकर एक सिंपल चीज की बात करें कि क्यों ये डिसीजन लिया गया
प्रोफेसर हल्क को ब्रूस बैनर बनाने का, तो उसका सिंपल रीजन है बजट। क्योंकि हम मार्क रफेलो के कैरेक्टर यानी कि ब्रूस बैनर को सी हल्क की सीरीज में देखने वाले हैं और शो का बजट इतना ज्यादा बड़ा ना रखते हुए यानी कि CGI की मदद से प्रोफेसर हल्क के कैरेक्टर को ना क्रिएट करते हुए उन्हें उन्हीं के कैरेक्टर यानी कि ब्रूस बैनर में दिखाया जाएगा, तो फिर इससे बजट भी बचेगा और शो भी बन जाएगा। और बचा कुचा जो VFX है वो सी हल्क पर यूज कर उसे MCU के फेज 4 में अच्छी तरीके से फैंस के लिए प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ऊपर से उस सीरीज में एबोमिनेशन का कैरेक्टर भी होने वाला है, जो दोनों ही कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि सीरीज के एंड के एपिसोड में रहेगा, शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि VFX अच्छी खासी रकम खर्च करवा देती है स्टूडियो की, और अगर बात सीरीज की रहे तो फिर उसमें कदम फूक फूक कर ही रखना होता है। लेकिन इस सिंपल थियरी से हटकर अब MCU फैंस की बाकी दूसरी थियरी पर आए, यानी कि उसी प्रोफेसर हल्क के क्यों के क्वेश्चन पर, तो कई सारी थियरी में दावा हल्क के फ्यूचर वर्जन को लेकर किया गया है, यानी कि माइस्ट्रो को, जो कि मार्वल के कॉमिक बुक में काफी खतरनाक विलन है, जिसने सारे एवेंजर्स की अकेले ही बैंड बजा रखी थी। क्योंकि कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर फ्यूचर का तो है ही, लेकिन उसके ऐसे विलन बनने के पीछे की स्टोरी हल्क और प्रोफेसर का मिलना है, जिससे मिलकर पहले तो वो लोग प्रोफेसर हल्क बनते हैं और धीरे धीरे उन दोनों का नॉलेज जब एक साथ मिलकर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, वैसे में प्रोफेसर हल्क की ग्रीड भी बढ़ जाती है, यानी कि लालच, जिस लालच के चलते वो माइस्ट्रो में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली मार्वल की कॉमिक बुक का विलन है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी। और यहाँ पर कुछ और थियरी को ऐड करें तो प्रोफेसर ने ये चीज अपनी आंखों से तब देखी होगी जब उन्होंने फिंगर को ब्लिप किया होगा। जी हाँ, क्योंकि MCU वालों की तरफ से हल्क के फिंगर ब्लिप के बाद सोल वर्ल्ड में जाने का जो प्रोसेस था, उसे टोनी स्टार्क और थैनोस के नजरिए से तो दिखाया गया था, बट अनफॉर्चुनेट ब्रूस बैनर की नजर से बिल्कुल भी नहीं, या फिर कहूँ प्रोफेसर हल्क की नजर से बिल्कुल भी नहीं। लेकिन काफी फैंस का मानना यह है कि ब्रूस बैनर ने वहाँ पर नताशा को देखा होगा, लेकिन अब जबकि चीजें नहीं दिखाई गई, ऐसे में शक काफी ज्यादा बढ़ जाता है और माइस्ट्रो ही एक ऐसा कैरेक्टर निकल कर आता है जिससे प्रोफेसर पूरी तरीके से डर गए और उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा, जिसका रिजल्ट एज अ टीज के तौर पर हमें शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया गया कि अब प्रोफेसर यानी कि ब्रूस बैनर प्रोफेसर हल्क नहीं बल्कि नॉर्मल से इंसान बन चुके हैं और उनकी एज भी हो चुकी है। जिसके अब पीछे के रीजन की बात करें कि ये सब कुछ कैसे हुआ होगा, तो उनके हाथ में हम एक डिवाइस को भी देखते हैं, जो शायद हो सकता है कि रीजन प्रोफेसर हल्क के ह्यूमन फॉर्म का है, यानी कि एक सोल्यूशन जिसे उन्होंने खुद ढूंढ कर निकाला है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन तो हमें थोड़ी बहुत शी हल्क की सीरीज में मिलेगी ही, लेकिन ज्यादा डिटेल जो अभी रूमर चल रही है हल्क के प्रोजेक्ट की फिल्म यानी कि वर्ल्ड वॉर हल्क की फिल्म आने की, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, जो अब इन थियरी से कनेक्ट भी होती है। यानी कि ये कनेक्शन भी थंडरबोल्ट के यूनिवर्स का लग रहा है, जिनका पे ऑफ एक फिल्म बनाकर या फिर कहूँ वर्ल्ड वॉर हल्क की फिल्म बनाकर फैंस को दिया जाएगा। बाकी वो डिटेल भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिस अपडेट को भी अभी रिसेंटली ही मैंने अपने चैनल पर कवर कर रखा है कि हल्क के प्रोजेक्ट को लेकर किस तरीके की रूमर निकल कर आई है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ हल्क के किसी प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि शी हल्क की सीरीज में दिखाया जाएगा, तो याद रहे शी हल्क के टाइटल में ही फोकस जिस कैरेक्टर पर किया जा रहा है उसी पर रखकर ये बात तो पहले ही केविन फेगी की तरफ से कंफर्म कर दी गई है कि शी हल्क की सीरीज एक कॉमेडी ड्रामा रहेगी, जिसमें हमें जेनिफर का कैरेक्टर डेडपूल की तरह फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सीधे ऑडियंस से बात करता हुआ दिखाया जाएगा। तो ऐसे शो से आप ज्यादा उम्मीद तो बांध कर नहीं रख सकते, लेकिन उम्मीद कम भी होनी नहीं चाहिए। और हो सकता है कि MCU की तरफ से ये डिसीजन फैंस के गुस्से के बाद ही निकल कर आया है कि जैसा फैंस हल्क के कैरेक्टर को देखना चाहते हैं चीजों को स्मैश करते हुए, तो वही फैंस को दिया जाए। ऐसे में वर्ल्ड वॉर हल्क का प्रोजेक्ट काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा, और अगर उनमें म्यूटेंट्स को भी ऐड कर दिया जाता है तो फिर 4 चांद तो लग ही गए। और फिर अब हल्क से हटकर कैप्टन मार्वल पर आ जाए, जो वहाँ पर ज्यादा बात तो नहीं करती क्योंकि एक अर्जेंट कॉल के चलते वो वहाँ से चली जाती है, तो उसका पता हमें सिंपली दी मार्वल्स फिल्म में देखने मिलेगा, जिसमें अब उसके सामने किस तरीके की मुसीबत आई है उससे ही एक्सप्लोर किया जाएगा, जिस पर भी थोड़ी बहुत डिटेल मैंने अपने चैनल पर कवर कर रखी थी, इसलिए उस टॉपिक पर ज्यादा बात करके कोई मतलब बनने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, अब सबसे मेन सीन पर है, खास करके 10 रिंग्स पर, जो किस तरीके की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ना तो वोंग, ब्रूस बैनर और ना ही कैप्टन मार्वल को पता है कि ये चितौरी है या फिर वाइब्रेनियम। लेकिन उस रिंग के एक्टिवेट होने पर जो सिग्नल सीधे किसी एवेंजर्स को नहीं बल्कि कमर ताज में मिला, तो फिर ये हिंट अगेन डार्क वर्ल्ड पर ही आ जाता है, यानी कि अलग ही डायमेंशन पर, जिस पर अगेन मैं आपको कहूंगा कि शैंग-ची के फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन की वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये डिटेल बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर रखी है कि ये रिंग असल में सिग्नल भेज कहाँ पर रही है। लेकिन अब दूसरी थियरी पर आए, यानी कि डार्क वर्ल्ड से हटकर बाकी दूसरी थियरी पर, तो एक थियरी फैंटास्टिक फोर से जाकर कनेक्ट होती है, यानी कि कैंग के यूनिवर्स से। क्योंकि जब शैंग-ची ने उन 10 रिंग्स को अपने कंट्रोल में लिया था, तो फिर उसकी एनर्जी जिस तरीके से मैनिपुलेट हुई थी, वैसी एनर्जी तो हमने, यानी कि उस तरीके का कलर हमने क्वांटम रिम में देखा है, बाकी और कहीं भी नहीं MCU के यूनिवर्स में, जो सीधे क्वांटम रिम की उसी सिटी से जाकर कनेक्ट हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं कैंग द कॉन्करर शामिल होगा। लेकिन कनेक्शन फिलहाल तो उसी के ज्यादा लग रहे हैं, बाकी और दूसरे किसी के भी नहीं। और अब जबकि कनेक्शन क्वांटम रिम से बन ही रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि 10 रिंग्स क्लियरली क्वांटम बैंड है, यानी कि उसी से निकलती हुई एनर्जी जिस पर मार्वल कॉमिक बुक सीक्रेट वॉर के इशारे करती है। और उसमें शैंग-ची का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी तब जब ये रिंग्स असल में MCU के यूनिवर्स के क्वांटम बैंड रहेंगे। तो बाकी कुछ फैंस की थियरी इसे फीनिक्स फोर्स से भी जाकर जोड़ती है, जिससे फिलहाल तो मुझे लगता है कि MCU को अभी कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि फीनिक्स के प्रोजेक्ट्स फॉक्स की तरफ से जितने भी बनाए
गए हैं वो फैंस को फिलहाल तो अभी पसंद नहीं आए हैं। ऐसे में ये चीज अभी थोड़ा दूर रहे तो ही ठीक रहेगा। लेकिन इससे हटकर काफी पावरफुल थियरी पर आए तो वो थियरी से क्वांटम बैंड तो बता ही रही है, साथ ही साथ अब इस थियरी पर भी ले आती है कि शायद से इस क्वांटम बैंड को किसी और ने नहीं बल्कि खुद सेलेस्टर ने बनाया होगा, जिनकी डिटेल इटर्नल्स को बनाने की कैसी थी वो तो हमें इटर्नल्स फिल्म में ही देखने मिल गई। बाकी अगर ये बैंड या फिर कह लो रिंग उन्हीं सेलेस्टर से जाकर कनेक्ट हो रही है तो फिर ऐसे में इटर्नल्स के कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, खास करके उन सभी के सभी कैरेक्टर्स को लेकर। इसलिए शायद स्टार फॉक्स कैरेक्टर को वहाँ पर दिखाकर उसका कनेक्शन अब टेंडिंग से किया जा रहा है और बाकी दूसरे सारे के सारे इटर्नल्स का भी। ऐसे में सेलेस्टर्स का ही ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट क्यों है, क्योंकि अगेन मैं कहूंगा कि उन रिंग्स की ओरिजिन को फिल्म में दिखाया नहीं गया, यानी कि एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसी बात को हमारे सामने रखकर कि किसी भी नहीं पता कि ये रिंग्स कहाँ से आई और कितनी ज्यादा पुरानी है। ऐसे में सेलेस्टर्स एक काफी परफेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं जो कई 100 सालों से यूनिवर्स पर अपना राज जमा कर बैठे हैं और उन्होंने ही प्लेनेट बनाकर उसमें एक सेलेस्टर को रख दिया था, यानी कि ड्रीम सेलेस्टर को, जिसे सही से पैदा होने की जिम्मेदारी वहाँ के इटर्नल्स को दी गई थी। वो भी उन्हें काफी ज्यादा अपग्रेड कर यानी कि अपने कंट्रोल में लेकर, जिनमें उनकी कंट्रोल में डिविएंस बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसे में हो सकता है कि क्वांटम बैंड यानी कि रिंग इटर्नल्स की तरफ से ही बनाई गई हो। लेकिन रिंग्स का सिग्नल अगर सेलेस्टर्स को जाएगा तो वो चीज मुझे इतनी ज्यादा खास नहीं लग रही, क्योंकि इटर्नल्स फिल्म के एंड में सेलेस्टर ने अपना फैसला सुना दिया था कि वो अर्थ को बाद में आकर जज करेगा कि वहाँ के लोग उस पर रहने के लायक है भी या नहीं। लेकिन वो डिटेल फिलहाल तो मैं आपके साथ में इटर्नल्स फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन और फिल्म के एक्सप्लेन की वीडियो में ही शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन और फिल्म की चल रही है, ना कि इटर्नल्स की। लेकिन हाँ, आपको मैं इससे रिलेटेड एक और मेजर ट्विस्ट दे देता हूँ कि अगर सेलेस्टर्स ने उन कॉस्मिक बैंड यानी कि रिंग को नहीं बनाया है तो फिर इसका दूसरा शक एक और सेलेस्टर या फिर कहो एमसीयू के फेज 4 के कॉन्ग के बाद आ रहे सबसे बड़े विलन गैलेक्टस की करूँ तो भी ठीक रहेगा, जिसका काम सारे प्रेग्नेंट प्लेनेट को ढूंढकर खाने का है, जिसे ढूंढने की जिम्मेदारी सिल्वर सर्फर लेता है। और शायद हो सकता है कि उसी का हिंट ये रिंग्स एक सिग्नल को सेंड कर उसे दे रही हो, जिसकी वजह से सिल्वर सर्फर की एंट्री एमसीयू के यूनिवर्स में होगी और बाद में गैलेक्टस के कैरेक्टर की। लेकिन अब अर्थ को खाने जैसा कोई भी रीजन उसके पास बचा नहीं है, क्योंकि अर्थ पर जो ड्रीम सेलेस्टर था उसे खुद ही इटर्नल्स ने मारकर या फिर कहो मार्बल बनाकर वहीं पर ऐसा छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी गैलेक्टस का मकसद बाकी दूसरी यूनिवर्स यानी कि गैलेक्सी को सेलेस्टर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने की है, जिसके लिए वो सीधा पूरा का पूरा प्लेनेट ही खा जाता है। लेकिन फिलहाल तो ये मेरी और एमसीयू फैंस की सारी थियरी है शैंग-ची फिल्म के दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर, जिनके बारे में आपकी राय जानना मुझे अब काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका काम है कमेंट लिखकर मुझे वो सारी की सारी जानकारी देना, यानी कि क्वेश्चन पूछना, जिनके जवाब मैं आपको यहाँ नहीं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दे देता हूँ। बाकी बच्ची कुची के सर टेलीग्राम के ग्रुप में आके कर लीजिएगा। लेकिन उन सबसे पहले शैंग-ची की मूवी रिकेप वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्या मैं बाकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा और अपने काम को ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।